कल अलविदा जुमा है, ऐसे में संभल में भी प्रशासन का नमाज पर बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। एएसपी ने कहा है कि मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज होगी, सड़क पर बैठकर नमाज अदा नहीं की जा सकती। तो यहां पर हम जानते हैं कि एक तनाव की स्थिति पिछले कई वक्त से संभल में बनी हुई है और अब यहां पर नमाज अदा करने को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला सुना दिया है और एएसपी जो है उन्होंने कहा है कि मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज होगी, सड़क पर बैठकर नमाज अदा नहीं की जा सकती। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, इसके पहले भी लगातार कई सालों से यहाँ पर ईद मनाई जाती रही, रमज़ान होता रहा होगा, लेकिन इस बार ये अलग तरह का जो फैसला यहाँ पर सुनाया गया है तनाव को देखते हुए हो सकता है। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तब कई बार हम देखते हैं कि मस्जिद के बाहर बैठकर भी नमाज पढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्या उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए जा रहे हैं, कोई हिदायत दी जा रही है, या फिर सिर्फ इतना ही है कि वो अपनी व्यवस्था खुद करें लेकिन सड़क पर नहीं आ सकते? देखिए, ये पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कई साल पहले ही कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और इसीलिए न सिर्फ संभल में बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये निर्देश लागू है कि सड़कों पर लोग नहीं आएंगे। अगर कोई बड़ी मस्जिद है या ईदगाह है वहां जाएं और अगर वहां जगह नहीं है तो अपने घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें, लेकिन सड़कों पर सड़क बाधित करने के लिए कोई नियम नहीं है और ये साफ तौर पे सीएम की तरफ से पूरे प्रदेश के लिए निर्देश है। अब अगर बात करें संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए प्रशासन को पता है कि रमजान हो या हिंदुओं का कोई त्योहार हो, हर त्योहार में बहुत संवेदनशील मामला बन जाता है कि कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ने की कोशिश करे। इसलिए सख्त तौर पर जो पीस कमेटी की मीटिंग थी उस मीटिंग में एसपी श्रीश चंद जो है उन्होंने ये साफ कहा कि लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक है। ये थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है कि छतों पर अगर भीड़ होती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, इसको एहतियातन ये कहा गया है कि छतों पर और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी होगी। तो ये कल का दिन जो है बहुत अहम दिन है क्योंकि अलविदा की नमाज है और उसके बाद फिर ईद आने वाली है, 31 को ईद होगी। तो ऐसे में प्रशासन ने वहां सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई है। पीस कमेटी के जरिए जो प्रभावशाली लोग हैं समाज के, उन लोगों से अपील की है कि लोग संदेश दें और आज लखनऊ में मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने भी लोगों से अपील की है कि लोग बड़ी मस्जिदों में जाएं, लेकिन अगर वहां जगह ना हो तो अपने घर के आसपास की जो मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ें ताकि सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे और कोई किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। और जो त्योहार है खुशियों का मौका है और खुशियों के मौके पे खुशी से हर आदमी अपना त्योहार मना सके, तो ये सुनिश्चित हो सके। तो इस वजह से संभल में अगर हम देखें तो चूंकि वहां लगातार जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसको देखते हुए प्रशासन अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी किए हुए है। ड्रोन से, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, पुलिस और पैरामिलिट्री लगाई गई है, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, वहां गश्त कराई जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर घूम घूम के सारा मुआयना कर रहे हैं। तो इस तरह से संभल में भी और पूरे प्रदेश के बाकी जिलों में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है और लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में जाएं और अगर बड़ी मस्जिद में जा रहे हैं तो तभी वहां जाकर के नमाज पढ़ें जितनी जगह हो। कैपेसिटी से ज्यादा अगर कोई होता है और सड़कों पर आता है तो ये प्रशासन होने नहीं देगा और वापस लोगों को अपने घरों के आसपास की जो मस्जिदें हैं वहां पर जाकर नमाज पढ़ने को कहें। शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में भी बीजेपी विधायक करनैल सिंह जो हैं उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। एनडीटीवी से बोले हैं डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट की नमाज के लिए रोड को जाम नहीं होने देंगे। मैं करनैल सिंह के बयान का स्वागत करता हूं, लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे। तो अब ये जो मामला जो अभी तक हम यूपी में देख रहे थे अब ये दिल्ली में भी होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी विधायक ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने अमेरिकी अथॉरिटीज के सामने चिंता जाहिर की है। अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी में जिस तरह का व्यवहार हुआ उसको लेकर भारत की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। वापसी के दौरान धार्मिक भावना का ख्याल रखने का अनुरोध यहाँ पर किया गया है।
वापसी के दौरान किसी को पगड़ी हटाने को नहीं कहा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये बात भी सामने आई है। तो भारत सरकार ने अमेरिका की अथॉरिटीज़ जो हैं उनके सामने ये चिंता जाहिर की है कि अवैध प्रवासी जो भारतीय लौट रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें धार्मिक भावना का ख्याल रखा जाए, ये चिंता जाहिर की गई है। और पगड़ी हटाने के मामले को लेकर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वापसी के दौरान किसी को पगड़ी हटाने को नहीं कहा। इस बारे में संसद में विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी भी दी गई है। उमा शंकर सिंह हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, क्या डिटेल्स इस मामले में मिल रहे हैं और ये मामले के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मामला तो ये है कि संसद में जो सांसद हैं हरिभजन सिंह, उनकी तरफ से एक सवाल पूछा गया था कि आखिरकार भारत के साथ जो व्यवहार हुआ है भारतीयों के साथ, अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ, उसके बारे में सरकार की क्या राय है, क्या जानकारी है। तो विदेश मंत्रालय जो विदेश मंत्री हैं, उप विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी भारत की तरफ से कि जिन भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है उनकी धार्मिक भावना का और उनको दिए जाने वाले खाने का जो प्रेफरेंस है उसका ख्याल रखा जाए। और बदले में अमेरिकी अथॉरिटीज की तरफ से जवाब दिया गया कि जो वापसी की फ्लाइट है उसमें किसी के भी पगड़ी या कोई भी ऐसा धार्मिक जो एक परिधान होता है या उसको उतारने को नहीं कहा गया। अलबत्ता ये जरूर कहा गया कि कई जो भारतीय हैं अवैध रूप से जब अमेरिका पहुंचे थे तो वो बिना पगड़ी के पहुंचे थे या बिना किसी ऐसी धार्मिक चिन्ह के साथ पहुंचे थे जिसको हटाए जाने पर इस तरह की भावना का उल्लंघन माना जाए। दूसरी बात ये भी कही गई कि जो 5 फरवरी की फ्लाइट में जिस तरह से महिलाओं को हथकड़ी लगाया गया उस पर जब चिंता जताई गई तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से जवाब दिया गया कि 15 और 16 फरवरी की जो फ्लाइट वापसी हुई उसमें किसी महिला और बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई गई। और साथ ही जो उनके खाने का जो खासतौर पर कुछ लोगों ने शाकाहारी खाना मांगा था उसका भी ख्याल रखा गया। और भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर भारतीय अथॉरिटीज जो है अमेरिकी अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में है ताकि ऐसी किसी तरह की घटना को आगे होने से रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इसका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और माहौल चुनावी होने लगा है। तेजस्वी यादव एक और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन पर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि वो सत्ता में आए तो उनकी सरकार की शुरुआती 100 दिन कैसे होंगे और साथ ही अपने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर क्या कुछ वो बोले, सुनवाते हैं तेजस्वी यादव से हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, पहले ये बताइए वक्फ बोर्ड वाला जो मामला है ये क्या है? आप धरने पे भी बैठने जा रहे हैं, ये क्या आपत्ति है आरजेडी को? देखिए, ये असंवैधानिक है और पूरी तरीके से आखिर इस कानून की ज़रूरत क्या पड़ी है। और हमेशा से केंद्र सरकार की जो मंशा जो है असंवैधानिक कार्यों में ही लगी रहती है। संविधान विरोधी लोग हैं ये लोग, लोकतंत्र विरोधी हैं। आज मुसलमान के बहाने, कल सिख और ईसाई के बहाने। तो ये जो इन लोगों का जो एजेंडा है, मोदी जी को बेरोज़गारी पर, महंगाई पर, इन सारी चीज़ों पर जो है बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों पे ये काम नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं से ये तो पूरा जो है आप जो है किसी और के जो है अधिकारियों के हाथों में जो है आप लोग जो है नहीं, बट इस पर कोर्ट ने भी इस पे आपत्ति की थी। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे कोर्ट का भी कहना था कि वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मस्जिदों के लिए, स्कूलों के लिए या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ये संस्था जो है उसके लिए ये काम करते हैं लोग। तो आप देखिएगा हर तरीके से जो है इसी तरीके काम उन लोगों ने किया है। और कहीं भी आप देखिएगा लगातार जो है मोदी जी या एनडीए की सरकार हमेशा इस तरह का बिल लाती है जहां तनाव जो है वो पैदा किया जाए। कभी सीए हो, एनआरसी का मुद्दा हो, कभी वो लाती है, कभी वक्फ बोर्ड का बिल लाती है। तो हमको लगता है कि सबको जो है इसमें राइट है अपनी बात को रखने का। जेपीसी भी हुआ है। तो तनाव की आप जब तनाव की बात कर रहे हैं तो आपका कहना है कि भाजपा जो है वो बांटने की राजनीति करती है। चुनाव में भी यही होगा तो उससे कैसे आप निपटेंगे? नहीं, देखिए, वो तो देश की जनता और बिहार की जनता खास तौर पे बहुत होशियार लोग हैं।
ये लोग सब कुछ समझते हैं इनकी चाल को कि किस प्रकार से भाजपा के लोग केवल तोड़ना बांटना, समाज में जहर फैलाना, केवल यही काम करती है। मुद्दे की बात नहीं करेगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है, आप देखिएगा कल आरा में ही रेलवे स्टेशन में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर जो है वो फायरिंग हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कोई चर्चा नहीं। आप बजट देख लीजिए केंद्र सरकार का, बिहार के लिए कुछ नहीं। तो हमको लगता है कि बिहार की जनता होशियार है और इन सब चीज़ों को समझते हैं। और लास्ट बार तो ये हारते हारते रह गए। अब चाहे किसी भी संस्था का इन्होंने जो है दुरुपयोग किया हो, लेकिन इस बार बिहार के लोग जो हैं चौकन्ने हैं और इनके साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। तेजस्वी, आपकी भी बड़ी चर्चा हुई, आपने टीका भी लगाया, टोपी भी पहनी दरभंगा में, और उसकी बड़ी चर्चा हुई। भाजपा के लोगों ने भी इस मुद्दे को बहुत उठाया। कोई मतलब नहीं है ना, आरक्षण पे तो चुप रहते हैं। आप बताइए ना, सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है? हिंदुए ना है। पलायन बिहार से सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? हिंदुए का ना हो रहा है। महंगाई की मार क्या हिंदू ने झेल रहा है? तो इन लोगों का कोई मतलब नहीं, कुछ भी बात करें। अरे हमारे डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है। और हम लोग तो भाई गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग आप देखिएगा किसी भी प्रकार से, तो हम लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। और हमारा तो शादी जो है क्रिश्चियन परिवार में हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये इशू नहीं है। धर्म जात की राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं, लेकिन देश हमारा आगे कैसे बढ़े, बिहार कैसे आगे बढ़े, जो सही मायने में जो मुद्दे हैं, पढ़ाई के बारे में, चिकित्सा के बारे में, नौकरी रोजगार के बारे में, किसानों के आय के बारे में, इन सब चीज़ों पे जो है चर्चा होनी चाहिए। कल कांग्रेस की बैठक थी दिल्ली में, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि कांग्रेस और राजद साथ में चुनाव लड़ेगी। सीटों पे उनको आपत्ति है। उनका कहना है कि सीटें उनको जो है सम्मानजनक नहीं मिलती थी, इस बार भी सम्मानजनक वो सीट लेंगे। और उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि वो चुनाव के परिणाम के बाद देखेंगे। देखिए, हर पार्टी का अपना अलग फंक्शनिंग है, अलग स्ट्रक्चर है। हमारे पार्टी का अलग है, उनके पार्टी का अलग है। जब बात होगी तो उस पर बात किया जाएगा। ये तो कैमरे पे बात नहीं की जा सकती। बट जैसे आप एक स्वाभाविक तौर पे इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो उन्होंने उस बात की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद देखा जाएगा। देखिए, अब इस पे हमको क्या टिप्पणी करना है। हर पार्टी का अपना राय है और उनको कोई बांध करके कोई उगलवाने का हम लोगों का कोई कोशिश भी नहीं है किसी को भी। जब उनका निर्णय होगा तो होगा, उसमें क्या आपत्ति है। हमारा बड़े हों छोटे हों, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से ये खटारा सरकार जो बिहार को बर्बाद कर दिया है, ये बदलाव किया जाए। तेजस्वी अपने आप को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री मानते हैं? देखिए, कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, जनता मालिक है। जनता जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग जो आपके पिताजी ने तो बोला है कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए आप लोग उनको वोट कीजिए, उनको मदद कीजिए। आप अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मानते हैं इस प्रदेश का? देखिए, अब जनता मालिक है, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों की तो इच्छा है, हमारे चाहने वाले लोगों की तो इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री बने। लेकिन उससे पहले भाई सरकार को, हम लोगों को, जिन्होंने बिहार को 20 साल तक बेरोजगारी दिया, पलायन दिया, महंगाई दिया, किसानों की ये नहीं सुनते, छात्र नौजवानों की ये नहीं सुनते, इस सरकार को बदलना हमारी पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल। तो अगर मैं मानूं कि तेजस्वी इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं और उसको आप भी एडमिट कर रहे हैं, तो पहले 100 दिन में तेजस्वी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी? पहले 100 दिन में 3 बड़े निर्णय। देखिए, जो बेसिक नीड है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इनमें से ही होगा। सुनवाई या कार्रवाई क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सरकार सुनवाई करे, कार्रवाई करे अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, लोगों की सुनवाई करे, लोगों की सुने
आज तो मुख्यमंत्री किसी से मिलते ही नहीं है। जनता तो छोड़िए, पत्रकारों से नहीं मिलते, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। तो उनके उनके वो राष्ट्रगान वाला जो मामला हुआ उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही थी और आपने भी उस मुद्दे को बहुत उठाया। अभी भी असेंबली डिस्टर्ब है उसी मुद्दे पे। आपको लगता नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है, इसको छोड़ दिया जाए? ये आप भी जानते हैं। देखिए, अब इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना खुद उचित हम नहीं समझते हैं, लेकिन एक ऑपोजिशन होने के नाते, लीडर ऑपोजिशन होने के नाते आप ज़रूर उनसे ये कह सकते हैं कि अब खुद ही वो छोड़ दें। और हमने कई बार जो है कहा भी है कि अब उनको जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए। 20 साल उनको जनता ने मौका दिया, अब कोई नया विज़न नहीं है, वही टेप रिकॉर्डर पुराना बजता रहता है। अब बिहार को तेज़ रफ्तार से विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो हमको लगता है कि परिवर्तन ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति को अपने उप मुख्यमंत्रियों का नाम ना पता हो, मंत्रियों का नाम पता ना हो, अधिकारियों का नाम ना पता हो, तो मुझे लगता है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। आखिर ये सरकार चल कैसे रही है फिर? तो ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं। आपने सरकार के चलने के तरीके पे भी सवाल उठाए थे। 2025 अब चुनाव आपके सर पे है। मैं अगर बोलूं कि आरजेडी की या इंडिया अलायंस की रणनीति क्या होगी, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटने वाली बात तो होती रहेगी और उससे आप रोक नहीं पाएंगे। हम मुद्दे की बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे। ना धर्म, ना जात, आप सब गरीबी के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इन सारे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो ज़रूरत है बिहार की, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपके विरोधी जो है आपको और आपके परिवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरते रहते हैं। आप चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, हर कुछ दिन के बाद आपके दरवाजे। आप बताइए, अब इसका क्या जवाब दे सकते हैं? अब हमको बोलते हैं कि 4 साल की उम्र में से हम घोटाला करना। अब ये इतनी छोटी टिप्पणी, किस मानसिकता के लोग हैं ये, अब समझ में नहीं आता। आप किसी से भी पूछो कि 4 साल के बच्चे जो हैं, क्या वो घोटाले करेंगे सरकार में? क्या क्या मुद्दा है इनके पास? कुछ तेजस्वी के खिलाफ एक मुद्दा नहीं है। अगर है तो कार्रवाई करें ना भाई। आपने तेजस्वी जी, आपने अभी हाल में चुनौती दी थी कि भाजपा, जेडीयू, आरजेडी सब अकेले लड़े, उसके बाद हम इन लोगों से निपट लेंगे और उनके बाद इनको असलियत का पता चल जाएगा। हमने ये कहा कि भाई इनके कई बयान, वीर नेताओं का बयान रहा है कि भाई अटल जी का सपना पूरा करना है, वो तब होगा जब बीजेपी अपना सरकार बनाएगी। तो वही बोले भाई पिछलग्गू बन के क्यों हो, लटकन क्यों हो, कोई चेहरा भी नहीं आपके पास। अगर फरियाना है तो एक बार अकेले अकेले फरिया लिया जाए। तो मान लो उसके लिए रेडी हो गए तेजस्वी जी, तब क्या करेंगे आप? आपको लगता है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी अगर अकेले अकेले लड़े? क्या करेंगे? हम जनता के बीच जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, अंतिम सवाल आपसे तेजस्वी जी, आपको क्योंकि जाना है, कार्यक्रम भी आपका। मैं तेजस्वी यादव का विजन लोगों को, देश को बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव 2025 का चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव के जो 5 प्रमुख विजन है वो बताइए कि जिस पर लोग डिसाइड कर सकें कि तेजस्वी। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, कृषि और टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है। उसके साथ इंडस्ट्री हो, आईटी पार्क बने, एसजीजेड बने, बिहार में निवेश आए, ये प्राथमिकता होगी। और हमने एक आर्थिक न्याय की भी बात की है, माई बहन मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2,500 महीने मिलेंगे, 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली, गैस सिलेंडर, गैस की कीमतें जो 1200 होगी हैं उसको 500 करना, ये हम लोगों की प्राथमिकताएं रहेंगी। और इन्हीं चीज़ों पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, लोगों को पढ़ाई के लिए, रोज़गार के लिए और चिकित्सा के लिए पलायन ना करना पड़े, बिहार में ही सब कुछ हो। चलिए, एनडीटी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी। और अब आपको सीधे लोकसभा लिए चल रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पेश कर रहे हैं। को लाने में वाहकों की जिम्मेदारी बिल को भी हमें इसमें थोड़ा परिवर्तित कर कर पुनः स्थापन किया है। मान्यवर, ये तीनों बिल 1920, 1939 और 1946 ये देश आजाद होने के पहले
ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे, आज हमारी पूरी अप्रवासन नीति नए भारत की नई पार्लियामेंट के अंदर बनने जा रही है। एक ऐतिहासिक बात, हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण नीति जो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, व्यापार भी सुनिश्चित करती है, विकास भी सुनिश्चित करती है, वो विदेश की पार्लियामेंट में बनी थी और विदेश के सांसदों ने इस पर हमारे भले की चिंता की थी। आज कम से कम 30 सांसदों ने इस पर अपना कमेंट दिया, इसमें एक भी विदेशी नहीं है और पार्लियामेंट भी हमारी है मान्यवर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मान्यवर, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी में ये बनाया गया था और अंग्रेज सरकार के हितों के रक्षण के लिए बनाया गया था। ये एक विकसित भारत की स्पर्धा, एक दौड़ शुरू होने के बाद अमृत काल के प्रथम चरण में बनाया गया है और भारत के हितों के लिए मान्यवर इसको बनाया गया है। ये चारों नियमों में अंतर्निहित निरंतरता और उद्देश्यों की समानता के साथ ढेर सारे ओवरलैपिंग थे, इसको हमने कम किया है। एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी को भी समाप्त किया है। डेटा प्रबंधन और सत्यापन दोनों की जटिलता को भी हमने समाप्त कर दिया है और दस्तावेजीकरण की दोहरी प्रक्रिया को भी हमने समाप्त कर दिया। कानूनों के बीच में जो विरोधाभासी प्रावधान थे, जो एक कानून में ठीक थे दूसरे कानून में ठीक नहीं थे, वो समाप्त कर अधिकारों के क्षेत्र की स्पष्टता भी हमने कर दी है। यात्रियों और अधिकारियों के लीगल कंफ्यूजन को एक साथ एक ही बिल चारों बिल के लीगल कंफ्यूजन को, कानूनों के लीगल कंफ्यूजन को समाप्त कर देगा और एक ही अपराध के कई दंड कई जगह पे अलग अलग कानून में थे, इसको भी स्ट्रीमलाइन कर एक ही कानून में लाया गया है। मान्यवर, ये व्यापक कानून अनुपालन के बोझ को भी बहुत हल्का करेगा। मान्यवर, मैं इस बिल की मुख्य प्रावधानों पर बात करना चाहता हूं। भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता को हमने आवश्यकता यहां पर ठीक कर दी। अप्रवासन ब्यूरो का गठन हुआ है। भारत में प्रवेश और ठहरने की अनिवार्यता आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी इस कानून के अंदर हमने दी। भारत से किसी विदेशी को हटाने की भी शक्तियां दी। आवास, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के नियामकों द्वारा विदेशी अगर वहां पर पड़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है। भाई, जब आप केस बना रहे हो तो ऑनलाइन एक सूचना देने में क्या आपत्ति है? कोई कहां रह रहा है इसका ट्रैक तो रहना चाहिए। और विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहां सुस्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के। तो आप गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर सुन रहे थे। इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल को लेकर वो बातचीत कर रहे थे। ये विधेयक भारत में एंट्री और भारत जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, रजिस्ट्रेशन और विदेशियों के नियमन से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है नागपुर हिंसा के मामले से एक जुड़ी हुई खबर है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नागपुर की हिंसा के मामले में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। मुंबई में बांग्लादेशी नागरिक अजीजुल रहमान गिरफ्तार किया गया है। नागपुर में कई बांग्लादेशी छुपकर रह रहे थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हिंसा के बाद बांग्लादेशी नागरिक वहां से निकल गए हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब जांच शुरू कर दी। हम जानते हैं कि औरंगजेब की कब्र की खुदाई के मामले में महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई थी, लेकिन नागपुर में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली उसने सबको हैरान कर दिया था। कर्फ्यू तक यहाँ पर लगाना पड़ा था। यहाँ पर क्या बांग्लादेशी नागरिक का, आरोपी का नागपुर दंगों में कोई रोल था या नहीं, इसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच जो है उसने शुरू कर दी है। तो यहाँ पर नागपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी ये खबर है कि क्या इस मामले में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच इसकी जांच में जुट गई है।